Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वो कितनी किस्म के हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास तीन जो हैं वो कंपाउंड्स आते हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास है एसेटल्डिहाइड और तीसरा है कीटोन। ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड हैं ये किस में शामिल हैं, ये जो हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड में। अब अगर हम इन तीनों का फार्मूला देखा जाए तो पहले का जो फार्मूला है वो HC डबल बॉन्ड OH, दूसरे का फार्मूला क्या है CH3C डबल बॉन्ड OH और तीसरे का है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर आपको एक कॉमन चीज़ जो नज़र आ रही है वो है कार्बोनाइल ग्रुप। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। तो इन तीनों कंपाउंड्स में हम कार्बोनाइल कंपाउंड की जो है वो रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। अब रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, देखें रिएक्टिविटी को अगर डिफाइन किया जाए तो उसको हम बड़ी सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की जो रिएक्ट करने की एबिलिटी है, एबिलिटी टू जो रिएक्ट होती है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी, एबिलिटी टू रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड का जर्नल स्ट्रक्चर लिया जाए, देखें ये हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने की ज़रूरत है। देखें कार्बोनाइल कंपाउंड के इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखें यहाँ पे ये वाले जो ग्रुप हैं ये कौन से हैं, ये वाले जो आपको यहाँ पे ग्रुप नज़र आ रहे हैं ये वाले ग्रुप कौन से हैं। देखें ये एसेटल्डिहाइड के भी ग्रुप हो सकते हैं, कीटोन के ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे, और फॉर्मल्डिहाइड का ग्रुप भी हो सकता है। अब यहाँ पे बॉन्ड हमारे पास दो किस्म के हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो कहाँ पे, देखें सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है जी, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं। ठीक है, दो ऑर्बिटल के हेड ऑन हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड हमारे पास बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं से कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं तो इन दो ऑर्बिटल के जब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल इस तरह हेड ऑन, एक का हेड दूसरे के हेड से मिलेगा तो ये वाला ओवरलैप होगा, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर यही दोनों ऑर्बिटल पैरेलल वेज में आपस में ओवरलैप करें तो जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट हमने जान लिया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखिए यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिग्मा भी है और पाई बॉन्ड भी है। अगर हम कार्बन की नेचर को यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन उसके पास यूटिलाइज्ड है। अब देखें ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छठे ग्रुप का मेंबर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैसे भी मौजूद हैं और ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर है यहाँ दरमियान में, ये वाला जो शेयर्ड पेयर है ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा।
जब ये शेयर पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, शेयर पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करने के बाद से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो ठहरेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जाती और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर चार्ज भी आ चुका और जो है वो अब देखें, अब हमारे पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव है। अब देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। अब देखें इसके ऊपर जो अटैक है वो कौन कौन सी चीज़ कर सकती है, इसके बाद से जब अटैक करेगी तो क्या होगा, देखें इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल को देखा जाए और फिर हम देखें इसमें इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस लविंग होता है और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखें अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इस कार्बोनाइल, ये मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल के ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल यानी कि बेस को अटैक करवाता हूँ। और दूसरा मेरे पास कौन सा केस है कि जब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, मैं यहाँ पे किसी एस्टर को अटैक करवाता हूँ। ये दो मेरे पास जो हैं वो अटैक हैं। अब देखें दोनों अटैक्स में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो दोनों केसेस में सेम ही आएगी, चाहे आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन से अटैक करवाएं चाहे आप बेस कैटालाइज रिएक्शन से अटैक करवाएं, दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट होगी वो सेम होगी, प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिपल्जन की वजह से कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर सकता है। मतलब ये है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यानी कि नेगेटिव कोई चीज अटैक करेगी तो वो क्या करेगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वहां पे एक्ट करेगा। अब देखें यहाँ पे मैं किसी ये यानी कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेस है। बेस क्या होते हैं, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे एसिड है। अब जब आप एसिड का इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो एसिड के अटैक से क्या होगा, एसिड कब अटैक करेगा, देखें यहाँ पे कार्बन तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं करता। जनरल जो स्टेप में मैकेनिज्म होते हैं उन मैकेनिज्म में हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वही पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर जब अटैक करेगा वो इसलिए अटैक करेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे क्या करे, पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं करेगा बल्कि नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। यानी कि जो इसका रिएक्शन है उसको हम दो तरह से कैटालाइज कर सकते हैं, या हम उसको एसिड के जरिए कैटालाइज कर सकते हैं या फिर हम उसको बेस के जरिए कैटालाइज कर सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन या बेस कैटालाइज रिएक्शन में वो जो प्रोडक्ट है वो जो है वो आपकी कहाँ से आ रही है, एसिड से आ रही है बेस से। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि डिपेंड नहीं करता कि आप एसिड के जरिए प्रोडक्ट ला रहे हैं बेस के, दोनों सूरतों में जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जब आप किसी बेस को यूज़ करेंगे तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देगी, और जब आप किसी एसिड को यूज़ करेंगे तो वो उसका क्या कर देगी, वो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देगी, जिससे जो है वो क्या होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड पे होगी वो हमारे पास क्या आएगी, सेम। तो ये हमारे पास था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हमने इसमें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्कस किया कि किस किस तरह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है।